चलिए मछलियों के बारे में फटाफट सब कुछ जान लेते हैं, खासकर एग्जाम के लिए। ये है आपकी सुपर फास्ट रिवीजन गाइड। तो फाइनल एग्जाम की तैयारी है। चलिए फिर देर के इस बात की, शुरू करते हैं ये रैपिड फायर रिवीजन, जिसमें हम फटाफट सारे जरूरी पॉइंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मछलियों के काम की, और यहां हम एक ऐसी मछली के बारे में जानेंगे जिसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। इस मछली का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, गैम्बूसिया। इसका काम क्या है? ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, मतलब एक तरह से नेचुरल मॉस्किटो कंट्रोलर है ये। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, असली बनाम नकली मछली। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल जरूर आ सकता है कि कौन सी मछली असली है और कौन सी नहीं। यहां पर लिस्ट देखिए, सब साफ हो जाएगा। एक तरफ है असली मछलियां जैसे फ्लाइंग फिश, कैटफिश और सी हॉर्स, और दूसरी तरफ है वो जीव जिनके नाम में तो फिश हैं पर वो असल में मछलियां हैं ही नहीं, जैसे कि स्टारफिश, जेलीफिश। ये सब झूठी मछलियां हैं। हाँ, तो ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आखिर स्टारफिश एक मछली क्यों नहीं है? चलिए इसके पीछे का बायोलॉजिकल रीजन समझते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि स्टारफिश का फाइलम इचिनोडर्माटा है और इसमें वो 3 खास चीजें नहीं होती जो एक असली मछली में होती हैं। क्या है वो 3 चीजें? पहला, इसमें गिल्स यानी गलफड़े नहीं होते। दूसरा, स्केल्स यानी शल्क नहीं होते। और तीसरा, इसमें फिन्स यानी पंख भी नहीं होते। चलिए अब थोड़ा अंदर झांकते हैं। सेक्शन 3, शरीर की रचना। देखते हैं कि एक मछली का शरीर अंदर से कैसे काम करता है। तो मछलियां सांस कैसे लेती हैं? गलफड़ों से, यानी गिल्स से। ये उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो पानी में घुली ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। और यही वजह है कि मछलियां पानी से बाहर आते ही मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारी तरह फेफड़े नहीं होते, तो वो हवा में सांस ले ही नहीं सकती। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 0। ये नंबर समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक के बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता है। ये क्या है? ये है एक शार्क के शरीर में हड्डियों की संख्या। बिल्कुल सही सुना, एक भी हड्डी नहीं होती शार्क के शरीर में। तो फिर उनका शरीर बना किस चीज से है? शार्क कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। इसका मतलब है कि उनका पूरा स्केलेटन यानी कंकाल हड्डी का नहीं बल्कि एक फ्लेक्सिबल चीज कार्टिलेज का बना होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे कान और नाक की हड्डी होती है। इसी वजह से वो पानी में इतनी तेजी से घूम पाती हैं। ठीक है, तो अब शार्क की बात हो ही रही है तो क्यों ना सबसे बड़ी मछली की भी बात कर ली जाए। हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, रिकॉर्ड ब्रेकर, दुनिया की सबसे बड़ी मछली। और यह खिताब जाता है व्हेल शार्क को। जी हाँ, सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब सब कुछ एक साथ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यह है हमारा फाइनल रैपिड फायर राउंड। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसे दिमाग में एकदम पक्का कर लेते हैं। एकदम तेजी से दोहराइए। मच्छर कंट्रोल करने वाली मछली गैम्बूसिया, असली मछली के उदाहरण फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, और नकली स्टारफिश, जेलीफिश। स्टारफिश मछली क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें न गिल्स हैं, न स्केल्स और न ही फिन्स। मछलियां सांस किससे लेती हैं? गिल से। शार्क में कितनी हड्डियां होती हैं? 0। उनका कंकाल किसका बना होता है? कार्टिलेज का। और दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा मछलियों पर एक सुपर फास्ट रिवीजन। उम्मीद है एग्जाम के लिए सब कुछ अब क्लियर हो गया होगा, पर जाने से पहले एक एक करके हर जरूरी पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्फीबियंस यानी उभयचरों की। अच्छा, तो उभयचर का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे मेंढक और सैलमेंडर। इनकी जिंदगी का एक हिस्सा पानी में गुजरता है तो दूसरा जमीन पर। अब मेंढक के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं जो याद रखनी है। पहली बात, इनका दिल। इसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। दूसरी चीज, ये सांस कैसे लेते हैं? फेफड़ों से तो लेते ही हैं पर अपनी स्किन से भी ले सकते हैं। और हाँ, ये कोल्ड ब्लडेड यानी ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। चलिए अब उभयचरों से आगे बढ़कर सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स की बात करते हैं और देखते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड वाला कॉन्सेप्ट यहां कैसे फिट होता है। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब सिर्फ रेप्टाइल से नहीं है, ये मछलियों और उभयचरों पर भी लागू होता है। यानी कि इनके शरीर का तापमान अंदर से कंट्रोल नहीं होता बल्कि बाहर के माहौल के हिसाब से बदलता रहता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है। जानते हैं, किंग कोबरा अकेला ऐसा सांप है जो अपने अंडों को बचाने के लिए बाकायदा घोंसला बनाता है ना? कमाल की बात। और इसकी डाइट ये दूसरे सांपों को खाता है, इसीलिए इसे ओफियोफैगस भी कहते हैं, जिसका मतलब ही है सांप खाने वाला। मतलब ये अपने आप में एक टॉप का शिकारी है। ओके, अब जरा इनके जहर और कुछ और खासियतों पर गौर करते हैं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है, इसे ध्यान से समझना। कोबरा का जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक, यानी वो सीधा नर्वस सिस्टम पर असर करता है। वहीं दूसरी तरफ वाइपर का जहर है हीमोटॉक्सिक, मतलब वो खून को, रेड ब्लड सेल्स को तबाह कर देता है। एक बात और, ये जो जहर की ग्रंथियां होती हैं ना, वो असल में मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स ही होती हैं, मतलब लार बनाने वाली ग्रंथियां। और जब कोई सांप काटता है तो उसका सबसे पहला असर ब्लड सर्कुलेशन और खून के जमने की प्रक्रिया पर पड़ता है। अब छिपकलियों की दुनिया तो और भी अनोखी है। देखिए, कुछ छिपकलियों में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। उनका मेल या फीमेल होना तापमान पर निर्भर करता है। और दुनिया की इकलौती जहरीली छिपकली है हेलोडर्मा। फिर आती है ड्रैको, जिसे उड़ने वाली छिपकली भी कहते हैं। और जो हमारे घरों में दीवार पर छिपकली दिखती है, वो तो जरूरत पड़ने पर खुद को बचाने के लिए अपनी पूंछ ही अलग कर देती है। चलो, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक फाइनल सुपर फास्ट रैपिड फायर में दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। उभयचर जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। मेढक 3 चेंबर वाला दिल। मेंढक अपनी त्वचा से भी सांस लेते हैं।
सरीसृप और उभयचर दोनों ही कोल्ड ब्लडेड हैं। किंग कोबरा घोंसला बनाता है और दूसरे सांपों को खाता है। कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक यानी नर्वस सिस्टम पर असर। वाइपर का जहर हीमोटॉक्सिक यानी ब्लड सेल्स पर असर। छिपकली का लिंग तापमान से तय होता है। हेलोडर्मा दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली। तो ये थे उभयचरों और सरीसृपों के दुनिया के कुछ। सबसे पहले बात करते हैं ठंडे खून वाले जानवरों की। हाँ, इनके कुछ साइंटिफिक नाम भी हैं, जैसे पोइकिलोथर्म्स या हेट्रोथर्म्स। तो ये होते क्या है? सीधी सी बात है, इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। मतलब जैसा बाहर का माहौल वैसा ही इनके शरीर का तापमान। अगर बाहर ठंड है तो ये ठंडे हो जाते हैं, गर्मी है तो गर्म। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सोच कर देखिए। मछलियां, मेंढक जैसे एम्फीबियंस और हाँ, सांप और छिपकली जैसे सारे रेप्टाइल्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पर, यानी कि गर्म खून वाले जानवर। अब ये ठंडे खून वालों से बिल्कुल उल्टे हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक जैसा, मतलब कांस्टेंट रहता है। बाहर चाहे बर्फ पड़ रही हो या आग बरस रही हो, अंदर का तापमान नहीं बदलता। और इस ग्रुप में कौन है? सारे पंछी और मैमल्स। जी हाँ, हम इंसान भी वार्म ब्लडेड ही हैं। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो टेम्परेचर कंट्रोल का है। एक तरफ कोल्ड ब्लडेड हैं जिनका टेम्परेचर माहौल के साथ बदलता है, और दूसरी तरफ वार्म ब्लडेड जो अपना टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। नाम है हाइबरनेशन, या जिसे हम शीत निद्रा भी कहते हैं। इसे आप जानवरों का पावर सेविंग मोड समझ सकते हैं। ये एक तरह की गहरी और लंबी नींद है ताकि कड़ाके की सर्दियों को काटा जा सके। इस दौरान ये अपने शरीर में जमा फैट पर ही जिंदा रहते हैं। और हाइबरनेट कौन कौन करता है? अरे बहुत से जानवर, जैसे कि चमगादड़, भालू और कई तरह के रोडेंट्स जैसे गिलहरी वगैरह। ठीक है, अब वक्त है एक रैपिड फायर रिकैप का। जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड यानी जिनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, वो बदलता रहता है। दूसरा पॉइंट, वार्म ब्लडेड जिनका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट यानी एक जैसा रहता है। और तीसरा पॉइंट, हाइबरनेशन। ये सर्दियों से बचने का एक तरीका है, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखना इतना ही फायदेमंद है तो फिर कोल्ड ब्लडेड होने के भी तो कुछ फायदे होंगे, है ना? कभी सोचिएगा कि नेचर में ये दोनों ही तरीके कुछ दिमाग में एकदम फ्रेश रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी उड़ानों और कुछ खास एबिलिटीज की। चलिए एक आम कंफ्यूजन से शुरू करते हैं। सारस क्रेन देखने में इतना बड़ा है ना, लगता है कि ये उड़ नहीं सकता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उड़ सकता है। ये कीवी या शुतुरमुर्ग की तरह फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है। अच्छा, कभी सोचा है कि पक्षी उड़ते उड़ते गिरते क्यों नहीं? उनका बैलेंस कैसे बनता है? बड़ा सिंपल सा जवाब है, वो अपने पंखों को फैलाकर रखते हैं। बस इसी से उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है और वो गिरने से बच जाते हैं। और अब स्पीड की बात, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है शुतुरमुर्ग की रफ्तार। ये जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज पक्षी है। और हाँ, एक जरूरी बात, इसके पंख उड़ने के लिए नहीं है, ये दौड़ते वक्त बैलेंस बनाने के काम आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ कमाल के फिजिकल फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कौन सा अकेला पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा मतलब अपर जॉ हिला सकता है? जवाब है तोता। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। आर्कियोप्टेरिक्स, ये नाम याद रखिएगा। इसे रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों और पक्षियों के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दोनों की खासियतें थीं। रेप्टाइल्स की तरह इसके दांत और हड्डी वाली पूंछ थी और पक्षियों की तरह पंखों वाले पर थे। अच्छा, एक सवाल, क्या कोई पक्षी दूध भी बना सकता है? जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है? जवाब है हाँ, बिल्कुल, कबूतर ऐसा कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि नर और मादा दोनों कबूतर अपनी क्रॉप ग्रंथि से क्रॉप मिल्क बनाते हैं। ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और इसी से वो अपने बच्चों को पालते हैं। पक्षी सिर्फ उड़ते ही नहीं हैं, वे हमारे इकोसिस्टम का मतलब हमारे पर्यावरण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उनकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए चले एक बहुत मशहूर केस स्टडी देखते हैं। ये है डोडो, एक फ्लाइटलेस बर्ड जो कभी मॉरिशस के द्वीप पर पाया जाता था। पर डोडो सिर्फ एक पक्षी नहीं था, इसका इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल था। ये एक सीड डिस्पर्सर था, मतलब ये वहां के लोकल फल खाता था और उनके बीजों को पूरे द्वीप में फैलाने में मदद करता था। और फिर जब डोडो विलुप्त हो गया तो इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। एक लोकल पेड़ की प्रजाति जो अपने बीज फैलाने के लिए पूरी तरह डोडो पर ही निर्भर थी, उसने भी रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक स्पीशीज के खत्म होने से पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ सकता है। चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसका एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सारस क्रेन उड़ सकता है, उड़ान में बैलेंस, पंख फैलाकर। सबसे तेज रनर शुतुरमुर्ग, ऊपरी जबड़ा कौन हिलाता है? तोता। रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स। दूध कौन बनाता है? कबूतर। और वो एक्सटिंक्ट सीड डिस्पर्सर डोडो। तो आखिर में बस ये एक सवाल, स्तनधारियों से जुड़े उन सभी जरूरी फैक्ट्स को जल्दी से दोहराते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। लेट्स गो। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये स्तनधारी यानी मैमल्स होते क्या हैं? देखिए सीधी सी बात है, स्तनधारी वो जानवर हैं जिनमें दो चीजें जरूर होती हैं। एक तो वो गर्म खून वाले होते हैं और दूसरा वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बस यही है इनकी सबसे बड़ी पहचान। और हाँ, इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे उनके शरीर पर बाल या फर होते हैं। ज्यादातर स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं और बिल्कुल हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, साइंस में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, है ना? और यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार एक्सेप्शन है। ये हैं एकिडना और प्लेटिपस। ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में। अब इनकी खास बात क्या है? ये स्तनधारी तो हैं, पर बच्चे पैदा करने के बजाय अंडे देते हैं। कमाल है ना? और एक और अनोखी बात, इनके पास दूध बनाने वाली ग्रंथियां तो होती हैं, पर निपल्स नहीं होते। चलिए अब जमीन पर रहने वाले कुछ बहुत ही यूनिक मैमल्स और उनकी सुपर पावर्स के बारे में जानते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है ऊंट,
जिसे हम सब रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ऊंट को लेकर। सब सोचते हैं कि उसके कुबर में पानी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके कुबर में फैट यानी वसा जमा होती है जो उसे एनर्जी देती है। पानी तो वो अपनी आंतों में स्टोर करता है। और जरा ये सोचिए, एक ऊंट सिर्फ 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी सकता है। अनबिलीवेबल। अच्छा, अब ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, दुनिया में एकमात्र स्तनधारी जो सच में उड़ सकता है वो है चमगादड़। आपको पता है, अकेले भारत में इनकी 128 किस्में पाई जाती हैं। और हाँ, अगर कभी फ्लाइंग फॉक्स का नाम सुने तो किसी लोमड़ी के बारे में मत सोचिएगा, वो भी एक तरह का चमगादड़ ही है। ये अंधेरे में उड़ने के लिए अपना खुद का जीपीएस, जिसे इकोलोकेशन कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए जमीन से अब पानी में चलते हैं, देखते हैं पानी के अंदर कौन से मैमल्स रहते हैं। यहां पर व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री गाय यानी डुगोंग, सी लायन, सील, ये सब आते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये मछलियां नहीं हैं, ये सब स्तनधारी हैं। मतलब इन्हें भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए और इनका खून भी गर्म होता है। और डॉल्फिन के बारे में एक खास बात, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है एक ट्रिक क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में फंसाता है। सी हॉर्स, नाम में हॉर्स है पर यह स्तनधारी नहीं है। सी हॉर्स एक मछली है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें सबसे बड़ी दांतों वाली वेल की तो वो है स्पर्म वेल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि IUCN की लिस्ट में इसे वल्नरेबल यानी कमजोर श्रेणी में रखा गया है। ओके, अब कुछ और फटाफट चौंकाने वाले फैक्ट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1, चूहा, घोड़ा और हिरण, इन जानवरों में पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर नहीं होता। नंबर 2, सड़कों पर जो भालू का तमाशा दिखाया जाता है वो ज्यादातर स्लॉथ बेयर होता है। नंबर 3, पांडा भी असल में भालू परिवार का ही हिस्सा है। और नंबर 4, सियार के पैर में खुर नहीं होते, पंजे होते हैं। और अब इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार की बात करते हैं, चिंपैंजी। हमारा और उनका DNA 99%, जी हाँ 99% एक जैसा है। और यहां तक कि हमारा खून भी एक दूसरे को चढ़ाया जा सकता है। अब एक और एनाटॉमी का फैक्ट, हम स्तनधारियों के कान के बीच वाले हिस्से में 3 हड्डियां होती हैं, लेकिन दूसरे रीढ़ वाले जानवरों में सिर्फ एक ही हड्डी होती है। ये एक बड़ा फर्क है। चलिए अब आता है फाइनल राउंड, एक रैपिड फायर रिकैप। अब तक जो भी पढ़ा उसे एक एक करके फटाफट दोहराते हैं। रेडी? पहला, स्तनधारी मतलब वार्म ब्लडेड और मिल्क प्रोड्यूसिंग। दूसरा, प्लेटिपस और एकिडना, ये वो स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। तीसरा, ऊंट का कुबड़, उसमें फैट होता है, पानी नहीं। चौथा, अकेला उड़ने वाला स्तनधारी, चमगादड़। पांचवा, डॉल्फिन और व्हेल दोनों स्तनधारी हैं, मछलियां नहीं। छठा, और सी हॉर्स, वो एक मछली है। सातवां, चूहों में गॉल ब्लैडर नहीं होता। आठवां, चिंपैंजी और इंसान का 99% DNA एक जैसा है। नवा, स्तनधारियों के कान में 3 हड्डियां होती हैं। और 10वां, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो बस अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। परीक्षा में सफलता के लिए जितने भी मुख्य बिंदु हैं उन सबको कवर करना है। तो चलिए इन्वर्टेब्रेट्स यानी अकशेरुकी जीवों से जुड़े जरूरी तथ्यों के साथ इस रैपिड रिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है आर्थ्रोपॉड्स। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें कीड़े और मकड़ियां दोनों आते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मकड़ी और कीड़े में फर्क क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। याद रखने वाली बात यह है कि मकड़ियों के होते हैं 8 पैर और शरीर के 2 हिस्से, जबकि कीड़ों के होते हैं 6 पैर और 3 हिस्से। बिल्कुल साफ अंतर है। लेकिन ये बात सिर्फ पैरों तक ही सीमित नहीं है। मकड़ियां एक खास तरह का गॉसमर रेशम बनाती हैं और कुछ प्रजातियों में तो सेक्सुअल कैनिबलिज्म भी होता है, जहां मादा मीटिंग के बाद नर को मारकर खा जाती है। और इन्हीं सब खासियतों की वजह से मकड़ियां अरैक्निडा क्लास में आती हैं। इस परिवार में बिच्छू, माइट्स और टिक्स जैसे जीव भी शामिल हैं। अब जरा कीड़ों की बात करते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनकी जबरदस्त संख्या। 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों के बारे में तो हमें पता है। और ये आंकड़ा देखिए कितना कमाल का है। दुनिया में जितने भी जानवरों की प्रजातियां हैं ना, उनमें से 90% तो सिर्फ कीड़े ही हैं। अच्छा, कीड़ों की कुछ खास बातें जो याद रखनी है। ये ट्रेकियल सिस्टम यानी श्वास नली तंत्र से सांस लेते हैं और आपस में बात करने के लिए अक्सर फेरोमोन नाम के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। एक मजेदार फैक्ट ये है कि जो आम घरेलू मक्खी होती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई कीट है। मतलब ये लगभग हर जगह मिल जाती है। कुछ और कीड़ों के बारे में भी मजेदार फैक्ट्स हैं, इन्हें भूलना नहीं है। जैसे जुगनू जो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं, मतलब चमकते हैं। दीमक को सफेद चींटी भी कहते हैं और वो लकड़ी खाती है। और हाँ, मच्छर, याद रखिएगा सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसती है अपने अंडों के लिए। और चींटी, क्या पता था कि अपने शरीर के हिसाब से सबसे बड़ा दिमाग चींटी का होता है? कमाल है ना। चलिए अब आर्थ्रोपोड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरे बड़े इन्वर्टिब्रेट ग्रुप्स पर नजर डालते हैं, जैसे कि मोलस्क्स और कृमि यानी कीड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। इनके जो शेल्स या खोल होते हैं ना, उनकी पढ़ाई को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। मोलस्का फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है और इसी ग्रुप में दुनिया का सबसे बड़ा इनवर्टेब्रेट भी आता है और वो है विशाल स्क्विड। और हाँ, ऑक्टोपस तो परीक्षा में पूछे जाने वाला एक पसंदीदा टॉपिक है। इसे डेविल फिश भी कहा जाता है और हीमोसाइनिन की वजह से इसका खून नीले रंग का होता है।
अब आते हैं एकाइनोडर्म्स पर। इनके बारे में 3 बातें तो जरूर याद रखनी है। पहली, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में रहते हैं। दूसरी, इनके पास एक खास वाटरवैस्कुलर सिस्टम होता है। और तीसरी, इनमें खुद को दोबारा पैदा करने की मतलब रीजनरेशन की गजब की ताकत होती है। अच्छा, अब 2 छोटे और सरल जीवों की तुलना करते हैं। एक तरफ है हाइड्रा, जिसमें खून होता ही नहीं है, और दूसरी तरफ है केंचुआ, जिसका हीमोग्लोबिन सीधा उसके प्लाज्मा में ही घुला रहता है। और केंचुओं की इकोलॉजिकल भूमिका तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मिट्टी को इतना फायदा पहुंचाते हैं कि इन्हें अक्सर किसान का दोस्त कहा जाता है। और आखिर में बात करते हैं नेमाटोड यानी गोलकृमि की। याद रहे, इनमें से कुछ फाइलेरिया जैसी बीमारियों फैलाते हैं, तो कुछ पौधों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले परजीवी होते हैं। चलिए, अब आता है हमारा रैपिड फायर रीकैप। जो कुछ भी हमने देखा उसे जल्दी से दिमाग में बिठा लेते हैं। पहला पॉइंट, मकड़ी, 8 पैर 2 बॉडी पार्ट्स, ये कीड़ा नहीं है। दूसरा पॉइंट, कीड़ा 6 पैर, और याद रहे ये जानवरों की 90% आबादी है। तीसरा, ऑक्टोपस, इसका खून नीला होता है हीमोसाइनिन की वजह से। और आखिरी, केचुआ, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है और ये अपनी स्किन से सांस लेता है। बस ये 4 पॉइंट तो एकदम पक्के कर लीजिए। तो इस विश्लेषण में हमने सभी जरूरी